Namaste everyone. Welcome to very special episode of Let's Be Real with Simran. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जो सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, बल्कि विरासत, परंपरा और मॉडर्न फैशन का एक अनोखा संगम था। दिव्य फल द कट्योर सागा सीजन 3 एक ऐसा फैशन शो जहां रेशम के ताने बाने, परिवार की कहानियां और परंपरा एक साथ रैंप पर जिंदा हुई। इस फैशन शो का बहुत ही अनोखा नाम दिया संदूक, विरासत से फैशन तक। Today we are joined by 5 incredible women who have shaped this event on ramp, off ramp, backstage, front stage and within the guest, along with the guest and within the selfies also. So let's meet them now. So हमारे साथ हैं दिव्य फल कट्योर सागा की ओनर अल्पा रावल। शी इज अ डिजाइनर, शी ओन दिस ब्रांड और ये बहुत ही अमेजिंग डिजाइनर हैं। इन्होंने बहुत सारे पेजेंट्स, फैशन वीक्स सब में अपने गारमेंट्स जो हैं प्रेजेंट किए हैं और आज ये हमारे साथ संदूक डिस्कस करने आई हैं। सो वेलकम अल्पा जी। नमस्ते, थैंक यू सिमरन जी। नाउ वी हैव द गॉर्जियस वन, the amazing, the sensation of the town. She is a universal woman of India 2024. उन्होंने भारत को प्रेजेंट किया एक इतने अनोखे अंदाज से कि हम सबको लगा कि हमारे अंदर भी कोई एक ऐसी मॉडल है जो ऐसे प्लेटफॉर्म तक जा सकती हैं। So बहुत खुशी है कि आज वो हमारे साथ बैठी हैं। She is अपेक्षा डबराल। मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आप समझ गए होंगे। वेलकम अपेक्षा जी। एंड इसके साथ साथ अभी ये अपना ब्रांड रन कर रही हैं इन द नेम ऑफ को कैटलिस्ट, जो दिव्य फल कट्योर सागा सीजन 3 संदूक के साथ प्रेजेंटिंग एंड एसोसिएट पार्टनर्स में रहे, जिन्होंने पूरा शो जो है संभाला, पूरा कार्यभार अपने पास लिया और साथ ही ये उस शो की शो डायरेक्टर भी थी। Thank you very much. Thank you, Simran. वेलकम मैम। नाउ वी हैव डॉक्टर रितु शर्मा श्रीवास्तव विद अस। सोचिए ये क्या करती होंगी, एक हिंट देती हूँ। आर.डी. शर्मा। कितनों के दिल में ये बात आई, ओ माय गॉड, कहीं ये वो राइटर तो नहीं? लेकिन बिल्कुल नहीं। आर.डी. शर्मा एंड सन्स जो कि है रेलवे कैटरिंग ये हैंडल करती हैं। शी इज अ लीडिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ भोपाल और इतना अमेजिंग काम है इनका। इतने टफ माहौल में इनको जब डिलीवरी हैंडल्स करनी होती हैं, टाइम मैनेजमेंट शायद हम इनसे शायद थोड़ा सा सीख पाएंगे। सो वेलकम रितु जी। साथ ही ये डॉक्टर भी हैं। सो लेट्स सी कि कौन से जायके और कौन से स्वाद हमें मिलते हैं खाने में और उसके साथ दवाइयाँ और सलाह भी। Thank you so much. अब हमारे साथ जुड़ रही हैं रेणुका वर्मा जी। शी हैंडल्स इंटीरियर इनसाइट्स, जो कि भोपाल का बहुत ही अमेजिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंटीरियर एंड हाउसिंग डेकोर के लिए। फ्रॉम द मटेरियल्स टू द एग्जीक्यूशन, शी हैंडल्स एवरीथिंग। और ये कट्योर सागा में हमारे साथ थी एज एन एसोसिएट पार्टनर टू सी कि हम कितना अच्छा सेट बनाते हैं। सो वेलकम। आई होप आपको शो अच्छा लगा होगा। Thank you. एंड फाइनली से हेलो टू मंजू जी, जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं एज इन ज्वेलरी पार्टनर। और इनकी सिंप्लिसिटी पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये जेम्स एंड डायमंड्स के साथ इस तरह से डील करते हैं कि क्या बताएं, उसकी खूबसूरती जो है वो और 4 चांद लगा देती हैं उस पे। सो वेलकम, आप हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं और हम समझेंगे कि ज्वेलरी एंड डिजाइनिंग एंड फैशन एक साथ कैसे रन होता है। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। अब समय है संदूक को ओपन करने का। So we'll discuss the journey of संदूक, जहाँ पे विजन मिला फैशन से, पार्टनरशिप्स ने शेप किया ये अमेजिंग रनवे। So welcome अल्पा जी। संदूक का विजन सबसे पहले आपको कब और कैसे आया? एक्चुअली मैं इतने 15 ईयर्स से काम कर रही हूँ, तो अभी मैंने ये देखा है कि लेडीज को जो अपने पास साड़ीज रहती हैं वो फिर से रीयूज करके नए ड्रेस देखने में, बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहा। तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ आई जिसको मैंने डिजाइन किया। तो मैंने सोचा कि जब मैं सीजन 1 सीजन 2 हुआ था, सीजन 3 करना है तो इसको एक थीम लेकर करती हूँ कि हमारे पास जो भी पुरानी साड़ी, दिव्य फल के पहले 2 सीजन्स पे बहुत अमेजिंग गए हैं वैसे। तो इस बार हमने ये थीम लिया और उसमें मुझे इतना अच्छा, सबको मतलब इतना अच्छा लगा कि उनकी जो पुरानी नानी दादी की जो साड़ीज हैं उसका उन्होंने ड्रेस पहना, वो कहानियां, वो मूवमेंट्स पूरे रिवाइव हो गए उसके साथ।
सो संदूक को सुपर सक्सेसफुल बनाने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या थी? सबका विश्वास, सबका Very प्यार, nice. कि मतलब उनको ये लगा कि हमारी इतनी जैसे कोसा की साड़ीज है, हाँ. बनारसी साड़ी है इतनी पुरानी, मतलब उसको कटवाने में उनको बिल्कुल ये नहीं लगा कि वेस्ट होगी या ये होगा। तो उनका जो विश्वास था कि मतलब बहुत अच्छा ड्रेस पहन बहुत बहुत सही बात, क्योंकि इस तरीके के फैब्रिक्स जो अब मिलते भी नहीं हैं, उनको अगर वापस एक नए स्टाइल के साथ, एक नए फैशन के साथ कैरी करने को मिले तो हर किसी के संदूक ओपन हो ही जाएंगे ऑफ कोर्स। मतलब 40 इयर्स पुरानी साड़ीज, 50 इयर्स पुरानी साड़ीज उन्होंने Really? निकाली। यस, माय गुडनेस, तो 50 इयर्स पुराना फैब्रिक, हाँ. मतलब वो फैब्रिक की लाइफ कितनी ज्यादा हो गया, आई कैन सी दैट। सो हर डिजाइनर का एक सपना होता है कि यार मेरा एक बुटीक हो, देन मेरा एक फैशन वीक हो। सो दिव्य फल आपका बुटीक आपने स्टार्ट किया काफी सालों पहले, उसको एक फैशन वीक्स में या फैशन के प्लेटफॉर्म में लेकर आने के लिए, रैम्प शो के प्लेटफॉर्म में लेकर आने के लिए आपने कब ये सोचा? ये मैंने 2019 से सोचा, क्योंकि Okay. जब मैं अहमदाबाद में एक ब्यूटी पेजेंट में गई थी तो वहाँ पर एक कंटेस्टेंट के लिए मैंने ड्रेस डिजाइन करी थी। ओके। तो फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने इतना अप्रिशिएट किए उनके ड्रेसेस को, और उन्होंने मेरे कार्ड सबको दिए। ओके। हाँ, कि मेरी डिजाइन सारी इन्होंने बनाई है। फिर मैं नेक्स्ट ईयर से उनके साथ जुड़ी एज अ कॉस्ट्यूम पार्टनर, और ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर 65-70 कंटेस्टेंट्स आते हैं और उन सबके कॉस्ट्यूम्स आप बना उन रहे हैं। सबके फिर वो मेरे नंबर्स वहाँ पर, तो ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग आते हैं जिनका मैं डिजाइन करती हूँ वाह। ब्यूटी पेजेंट के लिए। सो इस तरह से कोच्चि सागा यस, का इस जन्म तरीके हुआ। से, हाँ, इस तरीके से मतलब जो पेजेंट में जाने की मेरी शुरुआत हुई, स्टार्टिंग। ओके। सो यहाँ से जब आपने सीजन 1 सीजन 2 बनाया, सीजन 3 में आपको सबसे पहले सपोर्ट किससे मिला? सीजन 1 में सबसे पहले जो हमारे साथ है डॉक्टर रितु, उनसे मैंने कंसल्ट किया, मेरी बात हुई, मैंने उनको बताया कि मैं एक शो लाना चाहती हूँ भोपाल में, दिव्य फल कोट्यू सागा सीजन 1। तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और बोला कि बिल्कुल आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो मतलब वो जो एक मोटिवेशन होता है ना, तो वो मुझे वहां से मिला कि घर से तो मुझे पूरा सपोर्ट था, बट जब मैंने बाहर सबसे बात करना शुरू की तो सबसे पहले जब मैंने डॉक्टर रितु से बात करी कि मैं ऐसा ये प्लेटफॉर्म लाना चाहती हूँ जो कि एक डिजाइनर के लिए, और जो मॉडल्स है उसमें मैंने मॉडल्स ली, कोई हाउस वाइफ थी, कोई प्रोफेशनल मॉडल्स थी, तो ऐसे मैंने बात करी तो फर्स्ट जो रिव्यू होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स, तो वो मुझे मिला और मैंने मतलब आगे अपना ये सब स्टार्ट। बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन मुकाम तक आप ले आए हैं। संदूक के चर्चे इतने ज्यादा हैं इस समय शहर में कि हर किसी को ऐसा लग रहा है कि इस संदूक में काश मेरा भी एक रैंप वॉक हुआ होता। यस, डेफिनेटली, क्योंकि हमने जब एक ऑडिशन लिया उसमें इतनी सारी मॉडल्स हमारे साथ कोलैब हो गई, और फिर आप बिलीव कीजिए 40 to 50 मॉडल्स के मेरे पास कॉल्स आए कि हमें भी करना है, प्लीज आप हमें भी ले लीजिए। तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एक डिजाइनर जिसने अपनी घर से शुरुआत करी और आज वो एक रैंप शो कर रहे हैं और उनको इतने सारे मॉडल्स अगर अप्रोच कर रहे हैं, तो ये किसी भी महिला के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, नॉट जेंडर बायस, किसी भी इंसान के लिए जिसने अपने घर से शुरुआत की है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक मकाम तक पहुंच पा रहे हैं, लोग उसे पहचान रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी कला को पसंद कर रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, आप इतने अच्छे मुकाम तक आए हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि फर्स्ट सेकंड के बाद अभी जब मैंने थर्ड किया तो कुछ स्पॉन्सर्स के मेरे पास कॉल आए कि हमें भी जुड़ना है, क्योंकि मतलब एक पॉजिटिव, वही मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि जब मार्केट में आप काम करते हो और पॉजिटिव वे में सब लोग इसको ले जाते हैं, और जो टीम वर्क होता है, ये पूरा टीम वर्क है। बिल्कुल, क्योंकि कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। आपने अगर देखा हो संदूक में जो रनवे हुआ, इतनी मॉडल्स ने पार्ट लिया, लगभग 65 मॉडल्स ने वॉक किया उसमें, तो उनका पूरा कोरियोग्राफी, कोऑर्डिनेशन, सारे जो स्पॉन्सर्स जुड़े जिनसे हम लोग इतना बड़ा एक पेजेंट हमने मतलब किया भोपाल में, तो ये पूरा टीम वर्क है। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि मेरे साथ बहुत अच्छी टीम जुड़ी है। बहुत 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 मुबारक हो आपको इस बात के लिए कि इतनी अमेजिंग टीम के साथ दिन रात लग के आपने संदूक को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। थैंक यू। सो वेलकम अपेक्षा जी।
आप कच्चे सागा के साथ इस तरह से जुड़ी कि पूरा कार्यभार आपने संभाला हुआ था, पूरा ये जो इवेंट हुआ, ये जो शो हुआ, इसके अगर मुख्य किरदार अगर हम देखेंगे तो एक अल्पा जी हैं और दूसरे आप हैं। सो आपने ग्लोबली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, Right. आप बहुत सारी जगहों पे गई हैं। संदूक इन सबसे अलग कैसे था? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं और आई वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। हियर वी वर सपोज टू रन द शो, हमें पूरा शो डिजाइन करना था, उसे एग्जीक्यूट करना था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। दूसरी अच्छी चीज ये थी कि हम अपनी संस्कृति को सामने लेकर आ रहे थे। वेरी नाइस। तो एक कॉन्फिडेंस था कि एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हर कैटेगरी की विमेन, चाहे वो 16 ईयर ओल्ड हो, शायद 15 हमारी सबसे यंगेस्ट मॉडल थी, Wow. फ्रॉम 15 till I think 48-49 राइट। we had a huge spectrum of female to cater, और वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग और एक्साइटिंग दोनों ही चीज रही। बट आप एक ग्रूमर भी हैं, तो आप ग्लोबली मॉडल्स को ट्रेन करती हैं। Yes. आप एमएनसीज में भी लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन करती हैं, और उसके बाद जब यहाँ पे अनट्रेन्ड मॉडल्स थी, लोकल मॉडल्स थी, एक छोटे शहर की मॉडल्स हैं जिनको शायद मॉडलिंग सही से आती भी नहीं है, सो क्या ऐसा चैलेंज था कि क्या रॉ पोटेंशियल आपको उसमें मिला? देखिए, एक कहावत से शुरू करना चाहूंगी, इत्र डाल के कपड़े को महकाना बहुत आसान बात है, वेरी ट्रू। मजा तब आता है जब किरदार से खुशबू आए। बेहतरीन। तो हमारे साथ, स्पेशली मेरे लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक बड़ी प्रोफाइल की ग्रूमर ऑर्डिनरी वुमेन को ट्रेनिंग देगी कैसे, वो भी ऐसे स्पेक्ट्रम में जहां एज बहुत कम से बहुत Right. ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत कम से बहुत ज्यादा है, तो एक डाइवर्स ग्रुप था और उसको एक जैसा ट्रेन करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो अपनाई वो थी अप्रोचेबिलिटी की। वो बैरियर ही ब्रेक करना है जो मुझे एक पायदान पे खड़ा रखता है और आपको उससे नीचे। मैंने कोशिश की कि मैं उनके लेवल पर जाकर उनसे कनेक्ट कर पाऊं, एंड ट्रस्ट मी सिमरन, वो जब हो गया ना, वो जब आइस ब्रेक हुई, तब समझ में आया कि इनको ट्रेन करना इतना मुश्किल है ही नहीं। ट्रू। दे वर वेरी ओपन, क्योंकि उन्होंने अपना लर्निंग का ग्लास पूरा खाली कर दिया था और मुझे सिर्फ उसे भरना था। ट्रू। और वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से संदूक के प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से आया, मुझे नहीं लगता कोई भी स्पेक्टेटर जो वहां आया होगा उसने ये जज किया होगा कि ये पहली बार वॉक कर रही हैं, True. या ये 10 बार वॉक कर चुकी हैं, या इनको पता ही नहीं है। एवरीबडी वाज एट द सेम पेज। तो ग्रूमर का यही काम होता है कि जब वो सिखाता है तो वो अलग अलग फूलों को एक साथ लाए और जब वो उसे प्रेजेंट करता है तो खूबसूरत गुलदस्ता बन जाए। बहुत अमेजिंग बात, बहुत ही अमेजिंग बात। सो आप इस पूरे इवेंट की शो डायरेक्टर थी। अगर संदूक की कोर स्टोरी आपको सुनानी हो तो वो क्या होगी? बिकॉज मैंने ये देखा शो के दौरान कि आपने जो वो स्टोरी टेलिंग का माहौल बनाया था ना वहाँ पे, जो वो पूरा एक फ्लो था, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग था। सो वो कैसे हुआ, और उस स्टोरी को अगर आप बताएंगे तो आप कैसे बताएंगे? स्टोरी टेलिंग एक बहुत इफेक्टिव टूल है, चाहे वो बातचीत करने में हो, चाहे वो कुछ आइडिया प्रेजेंट करने में हो। तो हमने सोचा नॉन वर्बली हम कैसे कहानी को बयां करें। तो हमने कोशिश की हम लाइट्स का सहारा लेंगे, हमने कोशिश की कि हम डिजाइन करेंगे सेट को इस तरीके से कि हर एक एलिमेंट ब्लेंड हो जाए इस थीम में। हमें बार बार किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़े कि ये संदूक विरासत से फैशन तक की थीम है। Very true. I've seen the संदूक on the stage and everything. Everything from beginning to the end was very elegant and graceful. हमने, क्योंकि हमारी नानी दादियाँ उस धरोहर से आती हैं, उस संस्कृति और उस माइंडसेट से आती हैं जहाँ शांत और शालीन रहकर वो अपनी क्लास को प्रोजेक्ट करती हैं। Very true. फैब्रिक्स इस तरीके के हैं जो कि 50-50 साल पुराने हैं, जिनमें आज तक कट्स नहीं आए हैं, कट्स नहीं आए, धागे कहीं से उधड़े नहीं हैं। और डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। किसी चीज को बहुत समय तक अगर चलाना है तो अडेप्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। हमने उन गारमेंट्स को अडेप्टेबल फैशन में लेकर आए और यूथ को एंगेज करने की बहुत कोशिश की कि साड़ी जिस तरीके से नारी वर्सेटाइल होती है, मुझे लगता है साड़ी भी बहुत वर्सेटाइल होती है। उस एक आइडिया को हमने प्रोजेक्ट करने की थ्रू लाइट्स, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू मॉडल्स, थ्रू स्टेज डायरेक्शन, थ्रू कोरियोग्राफी कोशिश की। एंड आई थिंक वो काफी लंबे समय तक लोगों के माइंड में, जहन में वो संदूक के वो मूवमेंट्स बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं, नो डाउट अबाउट दिस। सो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो यंग मॉडल्स हैं,
जो नए जनरेशन के लोग हैं उनके साथ ना बड़ा टफ हो जाता है कि उन्हें ट्रेडिशनल परिधानों के साथ ना वो अदाएं, वो चीजें शोकेस करने, बिकॉज दे आर बोर्न इनटू द एरा जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यस, उनकी चीजें बहुत स्ट्रेट हैं, उनके फीलिंग्स बहुत स्ट्रेट हैं, उनको वो छुपाना, हया, वो एलिमेंट्स नहीं आते, लेकिन आपने वो भी प्रेजेंट कराया वहाँ पे। सो आई रियली लव दैट। वो कैसे किया आपने? आई थिंक जिस तरीके से जनरेशन्स आगे जा रही हैं और हम सैंडविच जनरेशन है, हम काम करते हैं मिलेनियल्स के साथ और हम काम करवाते हैं जनरेशन जी से। हम बीच में फंसे हुए रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें मिस इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जनरेशन जी एक क्वेश्चन करने वाली जनरेशन है जो आपसे पूछे कि ऐसा क्यों। हमारी जनरेशन ये जो हाँ और हाँ करती रहेगी, और जब माइंड्स एक साथ मिलते हैं और क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारा सिंथेसिस होता है और तब आइडिया समझ में आते हैं कि हाँ 15 साल की जो लड़की वॉक करने वाली है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि तुम पल्ला नीचे रखकर हया या शर्म की मूर्ति बनो। I've seen that bold thing. characteristic I've seen that bold character along with that drama character. बिल्कुल। I've seen the girl, she was wearing whole power suit and with a long parandi and all. She was flaunting it, and on the same stage, on the same space, there was another girl who was like completely a 90s drama queen. She was like this and that. So वो मुझे combination बहुत amazing लगा था। वो एक बहुत ही different genre of segment था। एक ही साथ एक ही टाइम पे आप दो चीजें देख रहे हो, बिल्कुल एट द सेम मोमेंट। सी व्हाट हैपेंड, हमेशा ऐसा हम देखते हैं कि एक आया, वॉक किया, उसने अपनी अदा दी, वो चला गया, दूसरा है उसने अपना वॉक किया, उसने अपनी अदा दी। तो आप उस समय तक आपका ब्रेन भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंज हो जाता है, लेकिन आप जब सेम टाइम पे उस संदूक में बैठे हुए दो लोगों को देख रहे हो विद अ डिफरेंट जॉनर, दैट वाज इनक्रेडिबल फॉर मी। क्योंकि ये जर्नी संदूक यानी कि एक बहुत बड़ी टाइमलाइन का है, राइट, जिसमें 90s, 80s, 70s, 60s तक आप चले जाएं, वहां से लेकर 2025 को एनकम्पस करना था। तो वो हम तभी कर पाते जब हम दो फ्लेवर्स एक साथ दिखा पाते। रानी लक्ष्मीबाई भी साड़ी पहन के फाइट करी थी, ट्रू। हमारी प्रेसिडेंट भी साड़ी पहनती हैं, लेकिन वो दोनों जब साड़ी पहनती है उसके अलग अलग महत्व होते हैं। वही चीज इस यंगर जनरेशन को दिखाने की कोशिश करी थ्रू स्टोरी टेलिंग, क्योंकि पेपर्स टेयर हो जाएंगे लेकिन जहन में कुछ बातें हैं जो हमेशा चलती रहेंगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो कभी भी जाएगा नहीं। 2 घंटे के परफॉर्मेंस में एक यही स्टोरी शोकेस करने की कोशिश की कि 60s से जो चीजें चली आ रही हैं वो अभी तक कितनी प्रेवलेंट और कितनी रेलेवेंट है। And I think Alpa ji was equally there to create that kind of look, individually tailored, customized for every single model. तो उसने किसी के दिए हुए कपड़े नहीं पहने, उसने खुद अपने हिसाब से बनवाई चीजें और फिर उसे प्रोजेक्ट किया। तो वो एक पर्सनलाइज्ड टच उसमें आया। हर एक महिला अपना एक ऑरा और इंडिविजुअलिटी लेकर आई, चाहे वो प्लस साइज की ही क्यों ना थी। True. Which is a very big cliche in today's world. How will we walk on the ramp? But to make them feel comfortable, कि आपके बॉडी शेप के लिए भी परिधान बन सकते हैं और आप भी वॉक कर सकते हैं और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ जितने की एक साइज 0 या परफेक्ट शेप की मॉडल वॉक करती है। बहुत ही अमेजिंग शो किया आपने। थैंक यू। सो ऋतु जी, वेलकम। आप दिव्य फल के साथ सीजन 1 से जुड़ी हुई हैं। सीजन 1 से सीजन 3 तक आपने सीजन 1 में मॉडल्स को देखा, सीजन 2 में और अच्छे लेवल पे देखा, सीजन 3 आप टीम के साथ आए, संदूक के साथ। सो आपने इन तीनों सीजन में सबसे बड़ा जो शिफ्ट देखा वो क्या था? अल्पा दी, मतलब मैंने उनको ना 10 साल में जो कहाँ से कहाँ तक आते हुए देखा ना, यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब उनकी क्रिएटिविटी, एक एक जो परिधान होते हैं, इनफैक्ट मैं अपने खुद के कपड़े उनसे स्टिच करवाती हूँ। एक्चुअली क्या, फर्स्ट वाला शो हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, सॉरी। एक्चुअली आई एम आउट ऑफ टाउन बिकॉज मेरी मीटिंग थी। और जब मैंने इसको ना देखा शो में अपेक्षा जी को, अल्पा दी को ना, तो आई वॉज फीलिंग वेरी रिग्रेट कि मैंने ये क्यों छोड़ा और मुझे ये मीटिंग छोड़ देना चाहिए था। भले ही मुझे टेंडर नहीं मिलता, इट्स ओके, मुझे ये शो ज़रूर देखना था। और मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बट रियली शी इज़ अ वेरी नाइस डिज़ाइनर। सो आप एक डॉक्टर हैं,
प्लस आप एक कैटरिंग बिजनेस रन करती हैं, रेलवे कैटरिंग फूड आप रन करती हैं। सो ये फैशन इंडस्ट्री है। सो आपको क्या आज भी वो पल याद है, वो ऐसा क्या मोमेंट था कि आपने दिव्य फल के साथ ये एसोसिएशन स्टार्ट किया? दो ये आपकी लीग से बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल। ये अगर इंडस्ट्री पर्सपेक्ट से देखें तो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट। स्पॉन्सर एक्सपेक्ट से अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा क्या चीज लगा जो बहुत कन्विंसिंग था आपके लिए? एक्चुअली मेरे पास मैं एक स्टोरी बता रही हूँ। मेरे पास एक साड़ी थी, तो ये आपको याद होगा अल्पति, दैट इज़ क्रीम शेड में। वो इतनी ख़राब कंडीशन में थी, बट दैट साड़ी इज़ माय फेवरेट साड़ी। मैं दी के पास गई, मैंने कहा दी इसका कुछ आउटफिट बनाना। उन्होंने मुझे इतना सुंदर आउटफिट बना के दिया। आज भी वो मेरे पास सेफ रखा हुआ है। भले मैं मोटी हो गई हूँ तब से, बट स्टिल मैंने वो रखा हुआ है। संदूक आपसे स्टार्ट हुआ था, इसलिए आज यहाँ तक आप आया है। और दी का ना नेचर, शी इज सो काइंड हार्टेड। मतलब उनकी स्माइल को देख के वो एक बार बोलती हैं, मैं अपने आप कन्विंस हो जाती हूँ। सो एज अ बिजनेस वुमेन, वो ऐसा कौन सा रूल है जो आपको लगता है कि दिव्य फल या संदूक के साथ फॉलो होते आ रहा है? एक्चुअली ये जो भी है ना, जो भी आता है इनके पास, वो ऑलरेडी कन्विंस कर लेती हैं। वो There's a high convincing power. Very nice. Thank you so much. Thank you so much. Welcome रेणुका जी। So आपको ऐसा कब फील हुआ कि इंटीरियर इनसाइट्स को संदूक का पार्ट होना चाहिए? एक्चुअली मैं अल्फा जी से मिली और मुझे अपेक्षा का कॉल आया और मुझे लगा कि अपेक्षा जहाँ जुड़ी है तो ऐसी जगह तो नहीं जुड़ी होगी, बिकॉज हम भुवनेश्वर भी गए थे एंड मैंने अपेक्षा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो शी इज अ वेरी पॉजिटिव लेडी, तो मुझे लगा वो जिनसे भी जुड़ती है वो पॉजिटिव जरूर होंगी। अल्पा जी से मिली, मुझे लगा नहीं बहुत ही पॉजिटिव लेडी हैं, उसी से मेरी शुरुआत। सो इंटीरियर डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से संदूक ने आपको कौन सा फ्रेश क्रिएटिव एंगल दिखाया? फ्रेश क्रिएटिव एंगल ऐसा है कि जैसे उन्होंने संदूक शो किया, संदूक में ऐसा था कि आपके पुराने मटेरियल आपके पास में बहुत रहता ही है घर में, और उन्होंने उसको आज के जो ट्रेंडी मटेरियल को, पुराने मटेरियल को ट्रेंडी वे में फैशन में डिजाइन करके उन्होंने पूरा शो किया। तो मुझे लगा जो हमारे पास भी है हम भी उसे बिल्कुल रिक्रिएट करवा सकते हैं। Wow. So you will apply that into your own business strategy also? Sure, बिल्कुल। Very nice, very beautiful. So I want to understand कि अगर संदूक की जर्नी हम एक इंटीरियर डिजाइनर का पर्सपेक्टिव से देखें तो उस जर्नी में सबसे खास क्या था और वो जर्नी क्या थी? अगर हम अल्पा जी के शो से देखें तो ये मुझे बिल्कुल क्लिक हुआ कि जो ट्रेडिशनल डिजाइन्स हमारे पुराने चलते आ रहे हैं उनको हम आज के जेनजी लोगों के साथ में मिक्स एंड मैच करके आगे बढ़ें तो इंटीरियर भी हमारा उसी हिसाब से होगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो वेलकम मंजू जी। संदूक के साथ आप एसोसिएट पार्टनर के फॉर्म में जुड़े, आप अपनी ज्वेलरी एंड सेगमेंट को आपने प्रमोट किया। मुझे ये जानना है कि विरासत का वो ऐसा कौन सी एक बारीकी थी जो आपके ज्वेलरी सेगमेंट के साथ अलाइन हुई? देखिए, कोई भी एक ड्रेस होती है और वो तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ कोई ऑर्नामेंट या कोई गहना ना हो। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर अपने दिल को प्रमोट करने के लिए आई हूँ विद अपरा जी। हमको पता चला कि अपरा रावल जी जो हैं बहुत अच्छी डिजाइनर हैं, तो हमने इनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। और मेरी दिल जो है, आप समझ गए होंगे, दिल मेरी डॉटर इन लॉ स्वर्णा सिंह है, तो वो एक ज्वेलरी डिजाइनर है। Okay. और उसके फादर के यहाँ जो बिजनेस होता है वो होलसेल डायमंड्स का ही होता है एंड प्रेशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स। यस। सो आप यहाँ पे जो जुड़ी हैं उसका बेसिक रीजन ये है कि आपकी पूरी थीम जो है वो फैशन थीम के साथ अलाइन होती है, विरासत थीम के साथ अलाइन होती है। सो एक्चुअली ऐसा ना समझा जाता है कि चाहे फैब्रिक की बात हो या चाहे ज्वेलरी की बात हो, जितना हम मतलब हेरिटेज की तरफ जाते हैं उतना वो हाई एक्सपेंसिव फॉर्मेशन में होता है। तो क्या ये ज्वेलरी में भी सही है या अब ट्रेंड चेंज हो रहा है? नहीं, पुरानी चीज ओल्ड इज गोल्ड जैसे कहा जाता है। जो जितना पुराना होता है
और भी बेहतर लगता चला जाता है हमको। सही बात। जैसे अल्पा जी ने एक डिसीजन लिया कि मुझे पुरानी 40-50 साल पुरानी साड़ियों को रिक्रिएट करके नया कोई ड्रेस उन्होंने बनाना उसे है। अफोर्डेबल फैशन में अफोर्डेबल, promote किया। यस। तो इनका तो एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है वो अफोर्डेबल ही है। बहुत छोटे से अमाउंट से हम स्टार्ट करते हैं और सभी को सजाने का हमने एक बीड़ा उठाया है, वाह। जो हम डायमंड एंड गोल्ड को मिक्स करके बनाते हैं विद नेचुरल डायमंड्स के साथ, और अल्पा जी की डिजाइनिंग के साथ हम उसको पेयर करेंगे। और दिस वे यू विल एलिवेट योर बिजनेस अलोंग विद अल्पा जी। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स अमेजिंग। जब दो पावर लेडीज एक साथ मिलती हैं तो एक नया जो है संगम तैयार होता है और फिर वो एक अलग लेवल पे वर्क करता है। ये हमेशा से देखा गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स अगर एक साथ काम करती हैं तो वो ज्यादा बेहतर काम करती हैं। और मेरे को लगता है कि एक औरत, देखिए मैं बोलती हूँ जेंट्स का हाथ तो बहुत होता है, वो तो परमिशन नहीं दे तो हम क्या कर पाएंगे, लेकिन एक औरत ही औरत को प्रॉपर आगे बढ़ाती है। जैसे मेरी डॉटर इन लॉ है तो मैं चाहती हूँ वो बहुत आगे जाए, राइट। और सबका साथ रहेगा, अल्पा जी, रेणु जी, अपेक्षा जी एंड सभी का ही काम रहेगा, साथ बिल्कुल। रहेगा, तो हम बिल्कुल। निश्चित उसको, छोटी बच्ची को मैं आगे लेके जाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, आप उसमें इतने सारे वुमेन्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, एंड स्पेशली वी आर प्रमोटिंग अ गर्ल फ्रॉम योर ओन हाउस टू रीच द हाइट्स। दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि ये बहुत कम होता है कहीं ना कहीं। मतलब मैंने पिछली बार भी एक शो में कहा था कि आफ्टर मैरिज हमेशा ये देखा जाता है कि हमें आजादी तो सब कुछ है, सब कर सकते हैं, हम जंग जीत सकते हैं, लेकिन जंग पे जाना है, प्लीज यार पराठा बना के जाओ, वापस आके फुल्का जरूर सेक लेना। आज जो है मुझे पाव भाजी खाने का मन है तो वो देख लेना। सो वो कहीं ना कहीं हम अटके होते ही हैं। सो अगर एक पीछे से अगर हमारी खुद की फैमिली, हमारी खुद की मदर इन लॉ वो बैक सपोर्ट बन जाए तो हमारे लिए फ्लाई करना बहुत ईजी है, एंड शी विल बी शाइनिंग लाइक डायमंड, आई नो, डेफिनेटली। थैंक यू। Now we came to our segment 2. Let's decode the fashion beyond glamour. अब हम समझेंगे कि इसके मिथ्स, इसके हेरिटेज, इसका फैशन, इसका ग्लैमर और स्मॉल टाउन में किस तरह से हम फैशन इंडस्ट्री को कैरी कर रहे हैं। क्या वो मिथ्स हैं हमारे साथ जो आज भी कैरी हो रहे हैं, हेरिटेज को हम कितना सम्मान दे रहे हैं, स्मॉल टाउन में होने की क्या लिमिटेशंस हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वेलकम अल्पा जी। सो डिजाइन करते वक्त हेरिटेज और मॉडर्न नीड्स को बैलेंस रखना स्मॉल टाउन डिमांड थी या डिजाइनर्स चॉइस थी? एक्चुअली डिज़ाइनर चॉइस भी थी कि हम स्मॉल टाउन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करें, और जो भी जिन्होंने ये ड्रेसेस कस्टमाइज कर, बिकॉज़ ये उनके खुद के फैब्रिक्स थे। हाँ। तो मैंने उनकी चॉइस को भी ध्यान में रखा था कि क्योंकि ये जो ड्रेसेस बन रही हैं तो वो बाद में उसको कैसे कैरी करें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रैंप पर चले और फिर वो बाद में कभी यूज ही नहीं हो तो पाए। मैंने उस ऐसे मतलब डिजाइन किया कि ये इनको रीयूज कोई भी फंक्शन में पहन सके। वेरी तो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, जैसे कि किसी की चॉइस होती है कि हमें तो फुल ड्रेस चाहिए, है ना, तो मैंने उस अकॉर्डिंगली उसको कोट सेट में डिजाइन किया, कुछ ड्रेप स्कर्ट बनाई, क्योंकि वो अभी मॉडर्न, जैसे कि किसी की ये चॉइस थी कि हमें एकदम ट्रेंडी आउटफिट चाहिए जो अभी एकदम इन फैशन है, तो मैंने उनकी जैसे 40 इयर्स पुरानी साड़ी थी उसमें मैंने स्कर्ट बनाया, उसके साथ ब्लेजर बनाया। तो एक मतलब बहुत ही अच्छा हेरिटेज और फैशन, मतलब जो ट्रेंडी आउटफिट्स हैं, उन दोनों का मिश्रण करके एक बैलेंस क्रिएट किया आपने, सो दैट वो यहाँ के शहर में रहते हुए उस फैशन को एक्सप्लोर कर सकें, शोकेस कर सकें, फ्लॉन्ट कर सकें, और साथ ही साथ उनका वो कल्चर भी मेंटेन रहे। हाँ, कल्चर भी मेंटेन। वेरी नाइस। सो स्मॉल टाउन का कौन सा ऐसा फैशन मिथ है जो आपको ब्रेक करना अच्छा लगता है? मुझे ये मतलब जैसे एक सोच होती है ना कि रैंप पर चलेंगे तो ऐसे शॉर्ट कपड़े ही अच्छे, मतलब वही पहनकर चल सकते हैं, राइट, है ना, तो ऐसा नहीं है। हम पूरा फुल बॉडी कवर होकर भी रैंप वॉक कर सकते हैं, जो आपने मेरे इसमें देखा होगा दिव्य फल में। वेरी नाइस, है ना, और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 0 फिगर होना चाहिए। मैंने इसमें ऐसे मॉडल्स भी, प्लस साइज मॉडल्स भी ली थी, क्योंकि बॉडी टाइप जो भी है, बट सपना तो सबका होता है कि हम आगे बढ़े। बिल्कुल, तो हम उस बॉडी टाइप के साथ हमारे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, वो सोच के वो ड्रेस पहनकर रैंप वॉक। वैसे भी आज के जमाने में बॉडी टाइप जो है वो कोई लिमिटेशन बची ही नहीं है फॉर द फैशन एंड
मॉडल इंडस्ट्री, आज आपके पास वो कॉन्फिडेंस, वो कला अगर है टू प्रेजेंट योरसेल्फ, टू कैरी योरसेल्फ इन व्हाटएवर अटायर, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल, नॉट जस्ट ग्लैमरस एंड फैशन, द बोल्डेस्ट वन आल्सो। सो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है और आप उसे कैरी कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। तो सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस। मतलब हम जो भी पहने, अगर हमने कॉन्फिडेंटली पहना है, कोई भी स्टेज हो जाए, तो फिर हम मतलब हर लुक में अच्छे ही लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो संदूक में आपने जो थीम रखी कि आप विरासत से फैशन तक लेके जा रहे हैं, ये तो आप खुद के डिजाइनिंग से भी कर सकते थे, लेकिन आपने लोगों की ही साड़ियाँ क्यों ली? क्योंकि मैं इसको है ना, जैसे अपन अपसाइक्लिंग करते हैं वुडन को, हाँ। ऐसे में फैब्रिक को, अपने कपड़े को जो अपने पास रखा हुआ है, हाँ। उसकी रिसाइकलिंग करना चाहती थी। राइट। सस्टेनेबल ट्रेंडी फैशन की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं फैशन फ्यूजन। राइट। तो हमारे पास जो कपड़ा रखा हुआ है, हाँ। बहुत साल पुराना है, उसको हम अपने ट्रेंडी फैशन में कैसे लेकर जाए। So by this we are basically saving so much cost over fabrics and also हम इस धरती के ऊपर जो है ना, बहुत ही एक नेक काम है, क्योंकि आप इसको सस्टेनेबल फैशन लाइक आप इसको इको फ्रेंडली भी एक तरीके से क्रिएट कर रहे हो। एक तरीके से आप जो इतना सारा फैब्रिक हम डंप कर देते हैं या एक टाइम के बाद जाके डंप हो जाता है, वो डंप नहीं होगा, वो एक रिवाइव होके एक नए फैशन के फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जिस लड़की की जैसे शादी होती है, तो उनको अपनी मम्मी या दादी की साड़ी बहुत पसंद है, बट जैसे उसका वर्क बहुत अच्छा है, उसकी जो जरी का पूरा बॉर्डर है वो बहुत अच्छा है, बट कपड़ा कहीं ना कहीं जो खराब हो गया है, हम उसको दूसरे फैब्रिक के साथ रिप्लेस करके वही वर्क और वो उससे पूरी साड़ी बना देते हैं। या उनकी डिमांड जो ज्यादा पहले तो हैंड वर्क होता था, जिसका कॉस्ट बहुत हाई होता था, जिसका वर्क प्रोसेस टाइम बहुत लंबा होता था। मुझे पता है कि वो मंजों पे लगा के जरदोजी का काम किया जाता है और जिस तरह से बुनाई की जाती है, इट टेक्स 3 months, 6 months, 12 months का टाइम प्रोसेस लगता है उसे एक कारीगरी में। कीमत हम देखें तो कीमत हम किसी भी उसमें आंक नहीं सकते, वो हमारे लिए प्रीशियस है, और वही जो प्रीशियस है हमारे लिए, उसको ही मैंने रिसाइकल करके नए ट्रेंड में बनाने की कोशिश की। आप जो ये फैशन लेकर आए थे, ये फैशन के पीछे का जो संदूक आपने थीम लिया, ये जितना हेरिटेज है, ये उतना ही इकोनॉमिकल भी है, ये उतना ही फाइनेंस को भी रिलेट करता है। आप एक वुमेन को, एक जनरेशन को ये बता रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंस मेंटेन कर सकते हैं थ्रू सस्टेनेबल फैशन। आप किस तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं थ्रू सस्टेनेबल फैशन। आपने ये बहुत ही अमेजिंग सीख उन्हें बताई है। बट इसके बाद अब आपको क्या लग रहा है कि एज ए डिजाइनर आप इस यूथ को, इस जनरेशन को या ये लोगों को आप क्या नया चीज सिखा सकते हैं या क्या बता सकते हैं, या स्मॉल टाउन में अभी भी वो क्या ऐसी चीज है जो बतानी बाकी है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संदूक वाला जो मैंने सेट किया है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा स्टाइलिंग टिप्स भी मिले कि हम अपने जो गारमेंट्स हैं, जो अपना फैब्रिक रखा हुआ है, उसको कैसे हम बनाएं और कैसे उसका स्टाइलिंग करें डिफरेंट स्टाइल में। तो मतलब वो एक ही गारमेंट को वो 4 बार यूज कर सकें। इट्स लाइक जो उन्होंने बनवाया है उसको और हायर साइड ऑफ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा सकें, उसके तरफ लेकर जाए। क्योंकि जैसे अब एक नॉर्मल एग्जांपल, जैसे रोटी होती है, हमने रात को रोटी बनाकर रखी है, तो हम सुबह उसका क्या करें, है ना? हम उसका रोल भी कर सकते हैं, हम उसका पोहा भी बना सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल में हम एक ही, हमारे पास रोटी थी, बट हम उसको डिफरेंट स्टाइल से कैसे यूज कर सकते। वेरी नाइस। सो स्मॉल टाउन में डिजाइनर्स, ये जो टैलेंट है, इनको राइट प्लेटफॉर्म कैसे मिल सकता है? क्या कैसे आपने, क्योंकि 15 साल लगाए, आपने तब स्टार्ट किया जब फैशन लोग समझते भी नहीं थे, आपने लर्न किया और अपने आप को यहाँ इस मकाम तक लेकर आए। बट अभी जो नया टैलेंट है, इसे राइट प्लेटफॉर्म कैसे मिल सकता है? इसमें मतलब जो नया टैलेंट है, जो भी नए डिजाइनर्स हैं, तो मैं उनसे यही एक बात बोलना चाहूँगी कि वो खुद की जो स्पेसिफिक उसमें क्या ऐसा है जो वो टैलेंट दिखा सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं वो, और किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और सबको समझ के। और आज की डेट में सबके पास सोशल मीडिया भी इतना है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास social कुछ media भी नहीं था, सही सोशल बात। मीडिया भी नहीं था। हाँ। तो हमने जो मेहनत करी है तो वो हो सकता है अभी जो न्यू जनरेशन है, नए जो डिजाइनर्स है, उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो बहुत यंग है, उनके पास प्लेटफॉर्म्स वैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उन्हें क्या देखना चाहिए एक प्लेटफॉर्म में जुड़ते समय? जैसे आप मेरी बात करूँ तो मेरे यहाँ पर जो मेरी टीम है, कुछ नए डिजाइनर्स भी जुड़ते हैं। हाँ। तो मैं उनको वो प्लेटफॉर्म देती हूँ, उनकी जो कला है उसको समझ के। और आपने देखा होगा अभी जो संदूक में मेरे साथ जो मेरी टीम है वो भी चली। राइट, या आई सॉ दैट, ये आपने डिजाइनर्स अपने इंट्रोड्यूस किए कि सारे गारमेंट्स इन्होंने बनाए हैं। हाँ, तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि इन फ्यूचर वो कभी अपना एक बुटीक स्टार्ट करना चाहे, हाँ। तो वो वहाँ पर ये बता सकते हैं कि हमने दिव्य फल के इतने सारे गारमेंट्स बनाए। राइट, तो उनके पास ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा point कि डिजाइनर जो कस्टमाइज आउटफिट, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। राइट। सो मतलब नए डिजाइनर को ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो किन के साथ जुड़ रहा है और उन्हें वहां से क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको वहां से कितना नेम फेम और कितना क्रेडिट मिल रहा है। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। सो अपेक्षा जी, ग्लोबल रनवे के हिसाब से स्मॉल टाउन फैशन को वर्ल्ड रेडी बनाने के लिए क्या चाहिए? जरूरत नहीं है, वर्ल्ड Yeah, ऑलरेडी already. है, वी आर ऑलरेडी देयर। इफ यू टॉक अबाउट पेरिस फैशन वीक, इफ यू टॉक अबाउट न्यूयॉर्क फैशन वीक, वहाँ पे कोल्हापुर की चप्पलें चल रही हैं, राइट। और वहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि वो इंडिया में एक छोटे से बनारस के गलियों में लोग यूं ही पहन के यूं ही घूमते पहन के हैं। घूम रहे। तो ग्लोबलाइजेशन मुझे लगता है इंडियन थॉट्स का होना बहुत जरूरी है। हमें पर अपने कहीं ना थॉट्स को कहीं वहाँ ग्लोबलाइज पे करना अगर हम बहुत बिजनेस एंगल की बात करें तो उस जिसने उसको वहां उस मार्केट तक पहुंचाया है, जरूरी है। ओके, उसका फायदा वो जो गली में बैठ के वो कोल्हापुरी चप्पल बना रहा है ना, उस तक नहीं पहुंच रहा है। मतलब वो अपने आप को वहां तक नहीं लेके जा पा रहा है। बिकॉज मिडलमैनशिप बहुत हाँ। रोल प्ले करती है, सिर्फ फैशन में नहीं, अक्रॉस सेटिंग्स Across. में। तो मिडलमैनशिप जैसे ही खत्म होगी, अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर से आर्टिसंस को जोड़ देंगे तो वो बेनिफिट कर पाएंगे, उनका रियल टैलेंट सामने आएगा। कई ऐसे डिजाइनर्स हैं जो बहुत अच्छे आर्टिसंस के साथ काम करते हैं और उन्हें उतनी ही लाइमलाइट देते हैं लाइमलाइट देते हैं जितनी वो खुद लेते हैं। तो ये ऑथेंटिसिटी जब काम में आएगी, एक क्लैरिटी और अच्छा इंटेंशन रहेगा ना, तब इंडिया का फैशन वर्ल्ड उस लेवल पर पहुंच जाएगा। वेरी नाइस। देन वी कैन बी लाइक सेइंग दिस कि हम कंप्लीटली ग्लोबल हो चुके हैं यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल। ओके, तो संदूक जैसे हेरिटेज थीम्स इंटरनेशनल ऑडियंस को कितने पावरफुल लगते हैं या कितने आउटडेटेड लगते हैं या एक्सपेंसिव लगते हैं? आई थिंक ये एक माइंडसेट है या मेंटल ब्लॉक है कि हेरिटेज चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। क्योंकि हम हेरिटेज का मतलब ना सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी से समझते हैं। हमने सिर्फ अगर हम हेरिटेज बोलते हैं, सी इफ आई से हेरिटेज, तो हमें सिर्फ वो बहुत ही गाला गाउन्स, गाला लहंगे, हम सिर्फ वही समझते हैं। हमने उसे वैसा बना दिया है। राइट। सो हेरिटेज में एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ट्राइबल से भी होकर आती है हमारे हेरिटेज के अंदर में। सो हम वो सारी चीजों को तो इतना ग्लोरीफाई नहीं करते, हम वो एक एलिमेंट के साथ हेरिटेज को कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि फैशन को हमने रिड्यूस करके रख दिया स्पेशल ओकेजन्स के लिए। राइट। हमने ट्रेंड सेटिंग को रिड्यूस करके रख दिया स्पेशल ओकेजन्स के लिए। हमें मीटिंग्स, फैमिली गैदरिंग्स, लंचेस, इन सब चीजों को गाला बना के रखना चाहिए। जब आप दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, जब आप मीटिंग्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, आप अपने आप को स्टाइल इस तरीके से करिए, एक स्टेटमेंट जनरेट करिए। और जब आप बहुत प्राउडली किसी स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे तो वो अपने आप फैशन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हेरिटेज की बात की जाए जिसमें बहुत ग्लिटरी हैवी लहंगे आते हैं जो कि प्रैक्टिकली पहनना भी मुश्किल है, सिर्फ उसी को फोकस करेंगे तो फिर सारा ट्रेंड उस तरफ जाएगा। राइट, But एक प्योर सूती भी कपड़ा, आता है, खादी भी आता और है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो लूम से बनकर चीजें आती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि उसमें आर्टिसंस का हाथ का काम रहता है। Right. बहुत सारे घंटे उसमें वो बुनकर उतने घंटे उसमें लगाते हैं और बुनकर की कहा जाती है कि कई पीढ़ियां उसमें चले जाती हैं उस कपड़े को बुनने के लिए। बिल्कुल। तो वो उसका वो दाम मांग रहे हैं जो आज हम मशीन लूम के थ्रू सब कुछ पहन पा रहे हैं, बहुत जल्दी फास्ट एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक सिंपल एनालॉजी दूंगी। जब हम दिया खरीदने के लिए जाते हैं रोड साइड पे, तो हम वहां पे हमेशा बार्गेनिंग करते हैं, ऑल्दो वो कम प्राइस पे रहता है। सेम चीज में आप आर्टिसन को बिठा दीजिए, चाहे वो मटका बना रहा हो या एक साड़ी बेच रहा हो, हम वहां पर बहुत भाव
नापतोल करेंगे कि भाई इतने का नहीं, इतने में दे दो। वही चीज हम बड़े मॉल में जाते हैं या बड़े फसाड क्रिएट करे हुए किसी शोरूम में जाते हैं, तो क्या आप और मैं वहां पर जाके बोलते हैं कि इसको भैया इतने में करके दे दीजिए? इनफैक्ट वो हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल बन जाता है कि हमने इस ब्रांड से ये कपड़ा खरीदा। वो कपड़ा बनकर वहीं से आ रहा है जहां से आपने दिया खरीदा है। तो ये समझ और अवेयरनेस जब तक पब्लिक में नहीं आएगी तब तक एक्सप्लॉइटेशन चलता रहेगा। एंड सिमरन, आई बिलीव द बिगेस्ट फैशन फ्लेक्स इज नॉट इन द क्लॉथ यू आर वेयरिंग, इट्स इन द पर्सन हु इज वेयरिंग दैट क्लॉथ। तो अपने आप को आप इतना मेंटेन कर लीजिए कि 200 रुपए का कपड़ा भी आप पे 2 लाख का लगे। That's true. So, आपने इतनी सारी ग्रूमिंग करी, स्मॉल टाउन में अभी आप जो ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मिथ है जो आपको बार बार ब्रेक करना पड़ता है? लोगों को लगता है कि ग्रूमिंग बहुत जनरल वर्ड है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो अपने आप को ग्रूमर कहते हैं, सेल्फ सर्टिफाइड ग्रूमर्स, उन्हें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि यू आर नॉट सर्टिफाइड टू बी अ ग्रूमर। यू नीड टू डू अ प्रॉपर कोर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एस्थेटिक्स बिहाइंड बीइंग अ ग्रूमर। एक होता है फैशन ग्रूमर जो आपको कपड़ों को पहनने का, स्टाइल करने का और प्रेजेंट करने का तरीका बताए। एक होता है ओवरऑल ग्रूमर जो आपको A to Z बात करने से लेकर कपड़े, हेयर, मेकअप सब कुछ करके, बहुत सारे डिमार्केशंस हैं एज अ ग्रूमर। तो आप किस ग्रूमिंग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आप वो चीज एनालाइज करें और फिर आप एक अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स करें जहां आप जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि किसी का ट्रस्ट आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच बनने की कोशिश करें, आप मोटिवेशनल कोच बनने की कोशिश करें, आप लाइफ स्किल कोच बनने की कोशिश करें। व्हाट इज द बैकिंग यू हैव, व्हाट इज द एक्सपोजर यू हैव, ये चीज फ्रॉम द कोच पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है समझनी, क्योंकि आप किसी का विश्वास अगर तोड़ देंगे ना तो फिर वो इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचेस भी इस चीज का ध्यान रखें कि वो जिस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या वो सच में वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। बच्चों को, बड़ों को या जो भी कैटेगरी हो, अगर उन्हें लगता है कि ग्रूमिंग की जरूरत उन्हें नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। ग्रूमिंग की जरूरत एक 3 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के इंसान को भी लगती है। क्योंकि अगर आप नानी, दादा, चाचा, चाची, हस्बैंड, वाइफ, मॉम, डैड, चाइल्ड, स्टूडेंट या एक न्यूबॉर्न भी हैं, तो भी अपने आप को प्रेजेंट और प्रोजेक्ट करने का एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीका होता है। हमारे लिए बहुत आसान है कि हम एस्केलेटर से जा रहे हैं मॉल में और बस एस्केलेटर खत्म होता है, हम वहीं खड़े हो जाते हैं। हमें नहीं पता पीछे से लोग आके हमसे टकरा रहे हैं। हमें नहीं समझ में आता जब हम बर्प कर देते हैं या आवाज निकाल देते हैं ज्यादा खाना खाकर और एक्सक्यूज मी कहना भूल जाते हैं। ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, वो नहीं बोल पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहे। तो ये सारी अवेयरनेस की बहुत बहुत जरूरत है स्मॉल टाउन में, अगर आपको कोई बड़ा मुकाम अपनी लाइफ में अचीव करना है तो। सो एज एपी द कोच, सो अगर एक एपी द कोच हैं और वो यहाँ पे ग्रूम कर रही हैं, तो वो मॉडल्स में और स्मॉल टाउन वुमेन्स का वो कौन सा मिथ है जो ब्रेक करना उन्हें मजा आता है कि यार ये रूल तो मुझे ब्रेक करना ही करना है, ये मिथ तो मुझे ब्रेक करना ही है? मैं ये नहीं कहूंगी मजा आता है कोई रूल ब्रेक करने में, बिकॉज आई एम समबडी हु इज वेरी मच गवर्न्ड बाय रूल्स। नहीं, बट मुझे बहुत मजा आता है बिकॉज आई डू वॉइस मॉड्यूलेशन। सो मुझे काफी लोग, जब एक्टर्स जो होते हैं वो काफी लोग आके बोलते हैं कि नहीं मैं ये रोल के लिए हूँ ही नहीं, और तो मुझे बड़ा मजा आता है। लाइक ओके, इफ यू थिंक सो ना, आई विल टेल यू हाउ यू कैन मॉड्यूल योर वॉइस हियर, हाउ यू कैन से। और मैंने देखा है कि आप भले अभी आप बोल रहे हो, बट आई हैव सीन यू कि आप जब गर्ल्स आपके पास आती है एंड व्हेन दे से कि मैं वॉक कर लूंगी क्या, एंड द वे यू आंसर, वो मजा मैंने आपके फेस पे देखा है वैसे। सो आई थिंक इट इज वेरी अप्रिशिएटिव कि पहला स्टेप वो ले चुके हैं, राइट, कि वो उस कंफर्ट जोन से अपने आप बाहर आके कह रहे हैं कि मैंने एनरोल तो कर लिया है इस प्रोग्राम में, पर मैं क्या ये कर पाऊंगी? तो वो क्वेश्चन मार्क को एक्सक्लेमेशन मार्क में वाओ मैंने कर लिया तक का जो जर्नी है वो एपी द कोच लेकर जाता है। और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, तो किसी भी एरिया में बदलाव की और बेहतरी की जहाँ जरूरत होती है वहाँ एपी द कोच आता है। और मेरी अप्रोच कभी भी नेगेटिव नहीं रहती कि आपने ये और ये कमियां हैं।
Right. आप में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसे हम एलिवेट उसे हम करने की elevate कोशिश करेंगे। करेंगे, That's क्योंकि beautiful. पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदला नहीं नहीं जा जाता सिमरन। सकता। Of course. नेचुरल पर्सनालिटी, इनबिल्ट पर्सनालिटी, ट्रेट्स, Very true. कैरेक्टरिस्टिक्स Very true. वैसे ही रहेंगे। और वो है इसलिए तो आप हैं। बिल्कुल, यही इसलिए तो आपकी आप unique इंडिविजुअलिटी है। आप अगर अलग सब हैं। सिमरन हो गए या सब Exactly. अपेक्षा हो गए या सब अल्पा जी हो गए तो फिर क्या वैरायटी ही कहाँ वैरायटी नहीं रहेगी? रही। तो जो चीज ऑलरेडी है उसको बेहतर कैसे करना है, एपिडो कोच उस फ्रेमवर्क में काम करता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो वुमेन इन मॉडलिंग को लेकर कौन सा ऐसा मिथ है जो आपको इरिटेट करता है? जब तक मैं मुंह नहीं खोलती सबको लगता है ये सिर्फ सुंदर लड़की है। सो वुमेन विद ब्रेन ये बहुत कम एक्सेप्ट किया जाता है। I You don't mean know to why, say this? and I don't know why. From where has it, come in the society that if a woman is pretty, हाँ, she definitely doesn't have brains. yeah, ये कहाँ से है? Because there are so many examples of course. that are good blend of beauty and brains. There's Sushmita Sen, there's Priyanka Chopra, there's Of everybody course. around. The only thing is they came so late and they proved so late. Probably they do not get the right platforms at the right time to prove themselves. That is also one of the reasons. Systems इस तरीके से create कर दिए गए हैं कि you are only reduced to an object of beautification or an object of desire. कि आप दिखती बहुत अच्छा है इसलिए आप स्टेज पर आइए और जाइए, माइक आप मत लीजिए। Exactly. जब तक आपके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस ना हो, डबल हाँ। क्वालिफिकेशंस ना हो बैकअप Right, करने के लिए, तब backup तक करने आपको के शायद लिए। माइक Mic या वो मिलेगा। स्टेज या वो पैनल ना मिले। That is true. तो ये फाइट तो हमेशा रहेगी और मुझे लगता है कि हर एक यंग मॉडल को या हर एक एस्पायरिंग लड़की या लड़के को अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है। बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो स्मॉल टाउन में मॉडलिंग के लिए राइट प्लेटफॉर्म का रियल डेफिनेशन क्या होना चाहिए? हम मॉडल्स को लेके आ रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं, पर यहाँ पे राइट प्लेटफॉर्म्स कितने हैं और वो डेफिनेशन क्या है राइट प्लेटफॉर्म की? सबसे पहले तो सिस्टम को इस तरीके से होना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन अगर किसी मॉडल के पास आ जाती है कि आप यहाँ से सर्टिफाइड हैं, ग्रूम्ड हैं, ट्रेंड हैं, आप रेडी हैं प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, आप रेडी हैं प्रिंट मीडिया में जाने के लिए, आप रेडी हैं रनवे पर जाने के लिए, आप रेडी हैं एक्टिंग में जाने के लिए, आप रेडी हैं पैजेंट्री में जाने के लिए। ये 4 या 5 एरियाज में अगर आपने कोचिंग ले ली है तो अब सिस्टम का दायित्व बनता है कि आप उन मॉडल्स को या उन एस्पिरेंट्स को स्टाइपेंड या पेमेंट देना शुरू करें। वो सर्वाइव कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ये कहना कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उतना ही काफी है आपके लिए। नहीं, वो तो One has to understand that you are giving somebody a platform and that person is being a Comes with part the of that responsibility. platform. आपका प्लेटफॉर्म एलिवेट होगा जब वो मॉडल्स आपके लिए वर्क करेंगे। राइट। तो आपको उन मॉडल्स को पे करना पड़ेगा, आपको प्रिंट मीडिया में उन मॉडल्स को पे करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी ब्रांड का फेस बन रहे हैं। आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करिए बट यू गिव देम सम अमाउंट। इससे इनकम जनरेशन होगा और जब ये प्रोफेशनलिज्म और वो एक पूरा इकोसिस्टम फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल बिकॉज देन यू कैन से कि मैं मेरी मॉडल को जब खुद पे करता हूँ तो अगर आप एज अ स्पॉन्सर भी मेरी मॉडल को अगर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। यू हैव टू पे देम बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग द मॉडल, नॉट जस्ट माय ब्रांड नेम। Absolutely. Right. Even the casting agencies for that reason. I have been very briefly in acting also. But I'll very openly tell everybody who's in acting. Casting agencies take a very big chunk from the production house. But what we as artists get is something that will make your jaw drop completely. It is Really? that less. Yeah. And we have no say in it. No say in it. तो ये चीज भी ब्रेक होनी पड़ेगी और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैशन और मॉडलिंग एजेंसीज में भी होता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी रखना और बहुत बहुत जरूरी है। आई थिंक हर किसी के काम को वो महत्व और दायित्व देना बहुत जरूरी है। सो क्या इससे हम ये समझे कि स्मॉल टाउन में अभी भी मॉडलिंग बेस्ड अपना करियर बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है या कम है, या अभी भी एक एक्सपोजर का गैप अभी भी एक है बड़ा सा? मुझे लगता है जो सीजन्ड मॉडल्स अभी आ गई हैं सिटी में वो एक स्टेप ऊपर जा रही हैं। दे आर स्टार्टिंग अप देयर ओन इंस्टीट्यूट्स, दे आर स्टार्टिंग अप देयर ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे आर स्टार्टिंग अप देयर ओन मॉडलिंग एजेंसीज। Right, because they have learned from the past Yes. they are not getting the platform and that ecosystem, so they're बिल्कुल। trying to generate their own. बिल्कुल
बिल्कुल। तो वो गैप फाइंड कर लिया है लोगों ने और उस गैप को फिल करने की कोशिश हो रही है। इमीडिएटली जवाब नहीं मिलेगा, इमीडिएटली आपको रिफॉर्म्स भी नहीं दिखेंगे, बट आने वाले समय में बहुत ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं सिमरन, बहुत अच्छी एजेंसीज आने वाली हैं। तो मुझे लगता है टैलेंट को अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए कि जैसे ही मौका आए कूद पड़ो। और एक बात मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे की लकीर मत छोटी करो, अपनी लकीर बड़ी करो और तभी आप लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। That is what संदूक was about, कि वो खुद बड़ा हुआ और साथ में उन मॉडल्स को उन्होंने बड़ा किया जो शायद सोच भी नहीं रही थी मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है उन महिलाओं का जो पहली बार घर से बाहर निकली हैं, पहली बार वॉक करी हैं, आई थिंक वो tangibles में काउंट नहीं हो सकता। और उनके लिए ये नहीं था कि if they are walking for the first time so they need to wear that kind of glamorous hot or bold costumes. They were so easy, they were wearing their own culture and representing themselves with their own fabric. बिल्कुल, it was very nice, like we shell them with their comfort. yes. हमने म्यूजिक भी इस तरीके का रखा जो कि बहुत शांत और सुकून देने वाला था, क्योंकि मैंने और अल्पा जी ने यही बात की थी कि वाइफ्स तो आ जाएंगी बट हस्बैंड्स अगर आएंगे और उन्हें फैशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या चीज उनको ग्रैब करके रखेगी। तो हमने यही सोचा कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो शायद उनको बहुत देर तक वहां बिठाकर एंगेज करके रखे, और वही बेनिफिट हुआ। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स थे जिनके हस्बैंड्स का फैशन इंडस्ट्री में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट वो सिर्फ इसलिए रुके क्योंकि हमने म्यूजिक सिलेक्शन बहुत अच्छा रखा। और उन्होंने अल्पा जी को कहा है कि अब मुझे भी अपना संदूक खोलना पड़ेगा और कुर्ते और जो शेरवानीज हैं उनको शायद वापस से रिवैम्प और सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। वेरी नाइस। ओके, सो रितु जी, हेरिटेज बेस्ड इवेंट्स स्मॉल टाउन की आइडेंटिटी को कैसे बड़ा बना लेते हैं या कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम स्मॉल टाउन, आई बिलोंग टू झांसी ना। तो फैशन के मामले में एक्चुअली जब मेरी शादी हुई ना तो आई वॉज वेरी सिंपल। मैंने अपनी स्टडीज़ ग्वालियर में करी, उसके बाद जब मैं भोपाल आई तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा लोगों को इतने अच्छी अच्छी ड्रेसेस, मीन्स शॉर्ट में जो मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। आई एम नॉट टेलिंग लाइज। तो जब मैं इधर आई फिर कुछ 1-2 साल हुए, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो अ मॉडल। वो भोपाल में फर्स्ट या सेकंड रनर अप रह चुके हैं। तो हमारी लव मैरिज हुई एंड सिर्फ उन्होंने मुझसे इसीलिए शादी करी थी बिकॉज आई एम वेरी सिंपल बिफोर मैरिज बट नॉट नाउ। तो फिर उसके 1-2 साल बाद मैं अल्पा दी से मिली। तो जब मैंने इनको एक फंक्शन में देखा, हर्षा शी इज़ माई फ्रेंड एक्चुअली, तो उनके घर पे दीदी ने एक एग्जीबिशन रखी हुई थी। तो जब मैं वहाँ गई मैंने देखा यार इतनी सुंदर सुंदर छोटे छोटे मतलब सिंपल कपड़ों से इन्होंने इतनी अच्छी तरह से कपड़े बनाए। फिर मैंने दीदी से, मैंने पर्सनली इनसे मिली, इन्होंने मुझसे बोला कि आप ना अपने जो भी ड्रेसेस हैं आप एक बार ट्राई कर मुझे दीजिए, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से बना के दूंगी। तो मैंने उनको दिया और जो उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर 1 पीस मेरे लिए बनाया ना कि मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रही थी वो पहनने के बाद, क्या मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि कभी मैंने लाइफ में ऐसे कपड़े नहीं पहने। मतलब आई वॉज वेरी सिंपल। तो मतलब मैं खुद छोटी सिटी से आने के बाद, अल्पा दीदी से मिलने के बाद मैंने अपनी स्टाइल पूरी चेंज कर दी। तो मैं चाहूंगी, मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी यार, सॉरी कट कर दीजिए। कोई बात नहीं, जो मेरे दिल में था मैंने वही बोला। मैं सवाल दोबारा करती हूँ। हेरिटेज बेस्ड जो इवेंट्स जैसे अभी इन्होंने संदूक किया, कंप्लीटली कल्चर और अपने धरोहर को साथ रखते हुए इन्होंने एक इवेंट किया, इस तरीके के इवेंट्स स्मॉल टाउन को कितना अपलिफ्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं? को आज भी ना, मैं जैसे झांसी है वहाँ पे भी आज भी वैसी ही लो क्लास जो थिंकिंग होती है ना कि you cannot wear small dresses there, और even if you are wearing 1 piece also ना and jeans also, तो उन लोगों के लिए ना आज भी दे मतलब oh my god look at her, she is wearing jeans, she is wearing glasses, आज भी वो चलता है। मैंने अल्पा दी को एक बार बोला था, मैंने कहा आप एक बार झांसी में आके या ग्वालियर में आके अपना शो कीजिए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं सारा अरेंज करूंगी आपके लिए, बट आप एक बार करो, क्योंकि वहाँ पे जब ये संदूक जैसे ये दीदी ने अभी जो किया ना जैसे साड़ी वाला, तो वहाँ की काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं, इवन इनफैक्ट माई फ्रेंड्स ऑल्सो, कि जो जब ये ड्रेस देखेंगी तो वो खुद आगे बढ़ना चाहती हैं। राइट, मतलब हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर हेरिटेज इवेंट्स होते हैं तो वो अपने हेरिटेज के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, अपने आप को अपलिफ्ट कर। बिल्कुल, वेरी नाइस। ओके,
ओके, सो रेणुका जी, Yes. अगेन हम आपके साथ जुड़ गए हैं आपका इंटीरियर इनसाइट समझने के लिए। सो आपके इंटीरियर लेंस से हेरिटेज नैरेटिव्स को मॉडर्न फैशन शो किस तरह से रिच बनाते हैं या ओवरलोड करते हैं? अगर हम आपके इंटीरियर के लेंस से देखें तो जो हेरिटेज वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ जो ये इवेंट्स होते हैं, ये उन इवेंट्स को रिच बनाते हैं या ओवरलोड कर देते हैं? ऑब्वियसली रिच बनाते हैं, क्योंकि जिन्होंने जिस तरीके से अल्पा जी ने शो किया था, नहीं, बट ओवरलोड एक्सपेंसिव भी तो हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे एक संदूक रखना है, मुझे उसका कॉस्ट तो बियर करना होगा ना। फैशन शो अगर मैं नॉर्मल भी कर देती तो मेरा फैशन शो हो जाता, लेकिन कीपिंग दोज हेरिटेज बेस्ड थिंग्स, क्या वो मेरे इवेंट को और ज्यादा मतलब प्राइस वाइज ओवरलोड कर देते हैं या वो मेरे इवेंट को रिच बना देते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो रिच बना देते हैं, क्योंकि ओवरलोड एक्सपेंस, आप एक ग्लास की बोतल बिस्लरी भी लेंगे तो भी ओवरलोड है, और आप नॉर्मल पानी पिएंगे तो भी नॉर्मल है। तो मतलब दैट विल कम विद अ कॉस्ट कहीं भी आपको देनी पड़ती है कोई भी चीज के लिए। और इन्होंने जो शो कराया उसमें बहुत अच्छा ये था कि लेडीज में जैसे अदा होती है वो दिख रही थी सब में, चाहे वो लड़की 16 इयर्स की बच्ची थी या फिर बिल्कुल लेडीज थी। उसमें क्या होता है कि जिस तरीके से उन्होंने रैम्प वॉक किया, कपड़े तो एक सेकेंडरी चीज हो गई, मतलब बहुत अच्छे लहजे से उन्होंने पहने हुए थे, बट सभी में एक अदा थी, सभी वेरी नाइस। सो स्मॉल टाउन ऑडियंस का जो अब टेस्ट है डिजाइन और फैशन में, वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है? फैशन इवॉल्व, देखिए फैशन एक अपनी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होना पड़ता है किसी का भी, चाहे वो स्मॉल टाउन में हो और गांव में हो या फिर सिटी में हो। अगर उसे माइंडसेट उसका चेंज हो गया कि मुझे फैशन के हिसाब से ट्रेंडी चाहिए, तो वो चेंज कर लेता है, चाहे कहीं। मतलब इंटीरियर्स में आप ऐसा देख रहे हैं कि लोग अब फैशनेबल चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं आपके सेगमेंट में? अगर उनका माइंडसेट वैसा है तो डेफिनेटली। ओके, नाइस। सो फैशन और इंटीरियर दोनों इंडस्ट्री का कौन सा ऐसा कॉमन मिथ है जो ब्रेक करना चाहिए? मैं बता सकती हूँ, सॉरी। बताओ। यहाँ पर इतने में मिल रहा है। क्या होता है कि कई चीजें बहुत सस्ती भी आती हैं। हाँ, अब जैसे कई हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो दिल्ली मेड होते हैं, वो आपको 100 रुपए में मिल जाते हैं, बट वो जो अहमदाबाद या फिर गुजरात के बने हुए होंगे, तो वही चीज हैंडक्राफ्टेड जो एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, वो कॉपी हो जाती है। जैसे आप अच्छे लुई विटॉन का देख लीजिए, दिल्ली में जो मिल जाएगा आपको 300 रुपए में मिल जाएगा, बट वैसे आप लेने जाओ तो बड़ा एक्सपेंसिव होगा। राइट। तो ब्रांड की कीमत तो देनी पड़ती है। सो ये मिथ खत्म करना ही होगा कि मतलब कपड़ों में भी और इंटीरियर्स में भी कि जो महंगी चीज आ रही है, जो हैंडक्राफ्टेड है, हैंडलूम है, उसकी कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी, और वो माइंडसेट वैसा बनाना ही पड़ेगा, और उसको वही लोग समझ पाएंगे बिल्कुल, उस फ्रेम ऑफ माइंड, जो उस फ्रेम ऑफ माइंड में, जो उस इंडस्ट्री में है, जो उस कारीगरी को देख रहे हैं, जो उस एफर्ट्स को देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वुमेन के फैशन टेस्ट को लेकर इंटीरियर्स में कौन सा मिथ बार बार सुनना पड़ता है आपको? ये बहुत महंगा है। वो ये नहीं समझते ये महंगा क्यों है। जब आप डीप में जाएंगे, चाहे आप डिजाइन फैशन में भी देखें, तो जरदोजी है और एक नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी है, तो कलर्स को लेके भी बहुत सारे मिथ हैं क्या इंटीरियर्स में? कलर्स को ये हो गया है कि आजकल वास्तु में उन्होंने कह दिया कि आपको यहाँ ब्लू प्लेस करना है तो फिर ब्लू ही करना है, रेड करना है तो रेड ही करना है। कई बार होता है किचन काउंटर टॉप्स होते हैं, वो कह देते हैं नहीं आपको ये प्लेस करना अच्छा रहेगा। जो मानते हैं वास्तु वो बोलेंगे ठीक है, और जो नहीं तो आप इसको बहुत इवॉल्व कर सकते हो इस आंसर को, पता है, अपनी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इवॉल्व कर सकते हो। मतलब आपकी ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ मैं कि जैसे बहुत सारे मिथ है कलर्स को लेके कि सिर्फ व्हाइट कलर के साथ ही इंटीरियर्स अच्छे लगते हैं, या बोहो थीम्स जो है बहुत बोरिंग होती है, या हेरिटेज जो है वो ओवर एक्सपेंसिव होता है। तो आप ये सब चीजें बोलिए ना, आपका ब्रांड एक्सपोजर होगा इसमें पूरा। हेरिटेज में अगर आप जाएं तो ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव हो, कॉपीड हेरिटेज वाले भी प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। वैसे ही जैसे फैशन में अवेलेबल है, वैसे ही इसमें भी अवेलेबल है। आप सिर्फ लुक देना चाहते हैं या हेरिटेज एक्चुअल फील करना चाहते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, एंड स्मॉल टाउन ब्रांड्स और इंटीरियर्स
फैशन को कंबाइन करके कैसे आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं? मतलब जैसे आज आप और अल्पा जी का संगम हुआ है, तो आप दोनों के मिलने से कौन सी आइडेंटिटी चेंजेस आगे आएंगी? क्या नया बदलाव आएंगे? नया बदलाव में हम उनके नेटवर्क में भी हम मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे लोगों से हम मिलेंगे जिनके थॉट प्रोसेस हमको पता चलेंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं। जैसे इनके शो में था 16 to 50 इयर्स तक के सब इन्वॉल्व थे, तो हमें जेंजी भी मिल रहे हैं, मिलेनियल भी मिल रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस का भी पता चल रहा है और आज का क्या फैशन है हमें वो भी पता चल। तो हम नए ट्रेंड्स, नए तरीके, नए माइंडसेट समझ पा रहे हैं एक दूसरे की फील्ड से रिलेटेड, और उसको कोलाइट करके आप एक नए प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को पेश कर सकते हैं। राइट। अब जैसे इनके यहाँ था संदूक, जो उन्होंने बनाया था इंटीरियर डिजाइनर स्तुति श्रीवास्तव ने, हाँ। वो इंटीरियर का ही एक पार्ट था, तो हमें भी देखने को मिला, सीखने को मिला कि वो संदूक उन्होंने इंटीरियर्स में कैसे यूज किया और Right. कितने ब्यूटीफुली डिजाइन किया था। राइट, इट्स अमेजिंग। ओके, सो मंजू जी, यार यू आर सो ब्यूटीफुल बाय द वे। हाँ, और मैं बिल्कुल सच कहूंगी कि सीरियसली आपकी एज का बिल्कुल मुझे अंदाजा नहीं होता अगर आपने ये कहा ही नहीं होता कि आपकी एक बहू है। सो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ज्वेलरी हेरिटेज कैरी करते हैं, तो संदूक ने ऐसा कौन सा कल्चरल एंगल आपको दिखाया कि जो आपको लगा ये बहुत सिमिलर है हमारे ज्वेलरी हेरिटेज के साथ? एक्चुअली ज्वेलरी शब्द ही हेरिटेज के लिए है। क्यों? क्योंकि देखिए, गहने या ऑर्नामेंट्स जिसको हम बोले, या हमारे ब्यूटीफुल से जब हम ड्रेसेस पहनते हैं तो उसके साथ उसमें एक वो है ही लग्जरी का ही पार्ट है वो, और वो हमको उसकी सुंदरता और कपड़ों की और बढ़ाता है। तो मैंने ये इनके संदूक में देखा, और उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ आगे बढ़े और नए नए तरीके के, क्योंकि उसने डिजाइनिंग किया हुआ है, तो वो नए नए तरीके के डिजाइन आप लोगों को सबको बना के दे। तो क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले समय पे आपका भी एक ज्वेलरी फैशन वीक हो और हम सब उसका पार्ट हो? मैं बिल्कुल बस अपराध जी को देखते हुए हम भी मतलब बहुत जल्दी मैं नहीं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 3 साल हुए मेरी डॉटर लोग को पुश करते हुए और उसको सपोर्ट करते हुए। मैं चाहती हूँ उसको टाइम हो जाए, 5 इयर्स हो जाए, 6 इयर्स, वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाए, वो उस लर्निंग और प्लेटफॉर्म को पूरा समझ ले। लेकिन अभी वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा इस तरीके बिल्कुल, जिसमें मैं अपेक्षा को ब्रांड एम्बेसडर लेना चाहूंगी। वाओ, so you are already a brand ambassador for the future ventures. Okay, so small town में लग्जरी ज्वेलरी को लेकर कौन सा ऐसा मिथ है जो अब हटना चाहिए? डायमंड्स को लेके एक मिथ है सभी का, अगर हमें हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया है तभी सूट करेगा, लेकिन नहीं। डायमंड इज फॉर एवरीवन, डायमंड इज फॉर एवरीवन एंड एवरी टाइम। क्योंकि ना आजकल हम गोल्ड हर जगह पहन के नहीं जा सकते हैं, हमें डेलिकेट चीजें चाहिए, सुंदर सी चीजें चाहिए जो वर्क करे डायमंड गोल्ड के साथ, और वो डायमंड नेचुरल हो, बिल्कुल मतलब चमकता हुआ आपके बदन पे कुछ दिखना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। सो फैशन इवेंट्स आपके जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस के न्यू नीड्स कैसे रिवील करता है? कैसे आपको न्यू नीड्स मिल रही हैं यहाँ से इस तरीके से मिल रही हैं कि जैसे मैं अपरा जी के मैं गई थी, ये जो संदूक मैंने प्रोग्राम देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, और उसके साथ मैं चाहती थी कि मैं यहाँ इनके साथ जुड़कर अपने सारे बताऊं कि किस तरीके की ज्वेलरी किस ड्रेस पे अच्छी लगेगी, साड़ी पे क्या अच्छा लगेगा। तो वेस्टर्न पे भी डायमंड ही जाएगा, गोल्ड कभी नहीं जाएगा। आप गोल्ड पहनोगे तो आप उस पे डायमंड ही, और डायमंड की एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, नेचुरल डायमंड्स के सॉलिटेयर्स की 100% वापसी। लोगों का मिथ है एक कि इसका मुझे वापस नहीं मिलेगा, जैसा गोल्ड का मिलता है वैसा ही आपको गारंटी है 100% बाय बैक की, और साथ में ज्वेलरी की 90% की। क्यों? क्योंकि उसमें मेकिंग लग जाती है, और डायमंड, नेचुरल डायमंड्स में कभी मेकिंग का कोई वो ही नहीं। जो बहुत हल्का फुल्का जो मेकिंग है, आपका कुछ बनाया है या उसमें जो बहुत हल्का फुल्का कॉस्ट लगी है, वही एक वो रहती है। अदरवाइज डायमंड जो है वो पूरा पे बैक हो रहा है। बिल्कुल ब्यूटीफुल, ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे समझती है कि गोल्ड ही एक अच्छा निवेश है, और डायमंड बिल्कुल भी अच्छा निवेश नहीं, क्योंकि उसमें हमें कभी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 1 लाख का अगर आप गोल्ड लेते हैं और 1 लाख का ही आप सॉलिटेयर लेते हैं, तो सेम वो है उसमें आपकी, लेकिन वो कट जाएगा आपका उसमें गोल्ड में कुछ ना कुछ, लेकिन सॉलिटेयर एज इट इज
कैश हैंडल कैरी कर रहे हो आप लोग, वाओ, ये समझ के चलिए। आपने चार्जेस नहीं लगेंगे। मेकिंग चार्जेस charges आपने मतलब उसको एज अ ज्वेलरी पहना हुआ भी है और एज अ कैश कैरी भी किया हुआ है। वेरी नाइस। सो वुमेन और ज्वेलरी एम्पावरमेंट के बीच कौन सा कनेक्शन आप हमेशा फील करती हैं? देखिए, ज्वेलरी और फैशन का तो कनेक्शन हमेशा से ही है। वुमेन एंड ज्वेलरी, अच्छा, ओ सॉरी, वुमेन एंड ज्वेलरी का भी कनेक्शन हमेशा से ही है। औरत को अगर अपने पति से जितना प्यार है उतना ही गहने से भी प्यार है। एंड आई लव सॉलिटेयर्स, प्लीज बाय मी वन। अब गोल्ड भी, मैं कभी गोल्ड के विरुद्ध नहीं जाना, मतलब मैं हो सकती हूँ, क्यों, मेरी डॉटर इन लॉ ने जब जो काम स्टार्ट किया है वो डायमंड का है। मैं अभी पिछले 3 साल से मैंने गोल्ड जो कुछ भी बनवाया है, लिया है, मैं उसी के से ही वो करती हूँ, उसके साथ ही, क्योंकि औरत, मेरे ख्याल से सपना है हर औरत का कि एक डायमंड कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। मैं सॉलिटर पहन के कहीं जा रही हूँ, मैं वो, तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता है नेचुरली। ऑफ कोर्स। सो वुमेन और लग्जरी ज्वेलरी का कौन सा आउटडेटेड मिथ है जो फाइनली चेंज होना चाहिए? वही मैंने बताया ना कि आपको वुमेन में गोल्ड, आप कुछ हैवी, आपने 5 तौले का कुछ पहन दिया जो कि आपकी ड्रेस पे जा ही नहीं रहा है, और आपको वहाँ कुछ डेलिकेट और बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा पहनना चाहिए था उस जगह पे, तो आप पहन सकते हो हमेशा। You mean कि luxury doesn't means only heavy chunks of yes, jewelry, but it could be very fine, minimalistic and बहुत ही elegant jewelry भी हो सकती है वो। बिल्कुल, आजकल इसकी चोकर्स चल रही हैं बहुत सुंदर डायमंड्स की, और Right. उसमें हम कलर्स भी प्ले कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें काफी कलर्स डाल के, और उसके साथ मेरी डॉटर इन लोग के पास एक बहुत अच्छी चोकर है, मतलब बताए मैं कहना चाहती हूँ, उसमें बड़े अच्छे से उन्होंने स्टोन्स भी प्ले किए हैं, लेकिन मिनिमम, बहुत मिनिमम स्टोन्स हैं। डायमंड्स को ही ज्यादा प्ले किए, लेकिन उससे उठाव आता है। Very nice, beautiful. Thank you. So now we come into a fun segment, backstage chaos. अब देखते हैं बैकस्टेज में कितना ग्लैमर, कितना माल फंक्शन, कितने पेन्स, कितनी चीजें इस्तेमाल हुई इस शो को शो बनाने के लिए, इस शो को कल्चर और हेरिटेज से जोड़े रखने के लिए। बैकस्टेज पे कितना हंगामा हुआ हम समझेंगे इस रैपिड फायर राउंड में। ओके, सो अल्पा जी, आपके पास है मेरे 5 सवाल, आपको बहुत क्विक होना है, हम आपको कोई समय नहीं देंगे इसमें। सो पहला सवाल है यस और नो, कितना शाउट किया पिन 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 बैकस्टेज पे? यस, किया? मतलब म्यूजिक से ज्यादा शायद आपकी आवाज पिन के लिए आ रही होगी। वेरी नाइस। 1 वर्ड, मॉडल्स रनिंग लेट, तो आप इसको क्या, आपको कैसा महसूस हो रहा था जब मॉडल्स लेट हो रही थी पीछे? Excuse me. Yes, models was very timely. Wow. But मैं late हो रही थी. Okay, so tell me, who was drama controller? बैकस्टेज पे ड्रामा कौन कंट्रोल कर रहा था? अपेक्षा. वेरी नाइस। जुगाड़ क्वीन? जुगाड़ क्वीन. जल्दी जल्दी जल्दी। मैक्सिमम, यस यस. ओके, आपका बैकस्टेज पे सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड कौन था? रूबी एंड रश्मि. वाओ। और बैकस्टेज पे सबसे ज्यादा नखरे कौन दिखा रहा था? एक मॉडल थी जिनके पास है ना वो स्कर्ट नहीं पहुंचा था. वेरी तो गुड। उन्होंने बोला मेरा स्कर्ट कहाँ है, मेरा स्कर्ट कहाँ है. मतलब उनके लिए जो मैंने लहंगा बनाया था ना, Okay. उसके लिए उनको स्कर्ट चाहिए मैं था. पूछने वाली थी कि एंड मोमेंट किसी का ड्रेस डिजाइन क्यों हुआ? यस, किसका? मयंक. ओह माय गॉड, शायद मैं भी वो थी रात के 12 बजे। और सिमरन भी रात को 12 बजे बोल रही थी कि अब मुझे ये ड्रेस बना दो, तो मैंने फिर वो पूरा नेक्स्ट डे. राइट, आई रिमेम्बर मेरा ड्रेस रात में 12 बजे डिजाइन हुआ है गाइस, एंड यू वोंट बिलीव कि वो 2 टुकड़े फैब्रिक के हमने पकड़ के आपस में सोचा कि हम इसे कैसे कैसे बांध सकते हैं, लिटरली. बट दैट वाज एन अमेजिंग ड्रेस. एक कैन का स्कर्ट था जो वो मॉडल बोला मुझे ये मिलेगा तभी मैं वॉक करूंगी, तो वो बिल्कुल उनको एंड टाइम पर मिला 6 बजे. Oh my God. Okay. So myth or fact? Backstage everybody is called ये तो फैशन है by designer. डिजाइनर हमेशा बैकस्टेज हमेशा यही बोलते हैं कि ये तो फैशन है. ये फैक्ट है या मिथ है? फैक्ट है. हाँ? सब कुछ डिजाइनर की नजर में बैकस्टेज में हर कपड़ा फैशन हो जाता है. Yes, yes. That's true. Very nice. Okay. So choose one. Perfect outfit या perfect attitude? कोई एक चीज चूज करना है. Perfect outfit या perfect attitude? एटीट्यूड. ओके, मतलब अगर डिजाइनर का कपड़ा खराब भी बनाया है तो एटीट्यूड राइट होना एटीट्यूड चाहिए. ऐसा होना चाहिए
कि Okay, आपने जो पहना है वो वही बेस्ट है. That's best. That's nice. Okay, confess करना है अब आपको. Have you ever fixed someone's outfit and said बस स्टेज पे मत हिलना? बैक स्टेज पे किसी का आउटफिट ऐसा फिक्स किया और उसे कहा कि स्टेज पे ज्यादा हिलना नहीं. नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब सबके आउटफिट सही सलामत सिले हुए थे. प्रॉपर थे और बस सब कुछ मतलब सबको पसंद आया. Very nice. Thank you. So now ask the glamour queen कि बैक स्टेज में उनका क्या हाल था, because she was the show director, she was the model, she was the show director and what not, she was handling everything. So let's see कि कितना chaos handle किया इन्होंने. जैसे पहले ही उन्होंने बता दिया कि ड्रामा कंट्रोल तो आप कर ही रही थी. Now say yes or no. Ever screamed move 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 louder than the music? No. No. Models were so quick already. Yes. That's nice. But have you ever did that? I've done it in other shows. Wow, that's nice. One word. When someone asks, मेरी walk ठीक है ना? 10 seconds before the stage. बहुत अच्छी है. बहुत खूबसूरत है, बस जाओ. Okay. Myth or fact? Show directors spot a wrong posture faster than a CCTV camera. Absolutely. That's true. I didn't. Push a model out on stage even when they said, wait, my heels. No, nothing like that. Nothing like that. But this ever happened anywhere? Like when you've been show director to so many shows. So जहाँ पे girls they were like मेरा दुपट्टा सही नहीं है और my heels are Oh not yes, right. it's basically it's anxiety. Yeah. कि ये सही है, सब सही है, बस जाओ. Okay, so you have pushed models. Okay. Pick one. Perfect lineup or models following perfect choreography or perfect show sequence. Pick one. I think models following perfect choreography. That's the show saver ना forever. Yes. कि yes अगर sequence मतलब वो choreography perfect है तो सब कुछ manageable है. Of course. That's nice. Okay, spicy one. Backstage chaos for you. Comedy show या horror movie? रामसे की हॉरर मूवी. अंधेरा. इतने बड़े बड़े ट्रस्ट लगे हुए हैं. I fell also for the first time backstage and I'm God. still carrying the zakh of Sandook. Oh wow. So yes, it is more or less like a horror even movie. I saw you on the stage. Your husband was so excited for you. Like he pulled you on the stage. So मुझे लगा शायद तब तो कुछ ना कुछ हुआ होगा कि heel unbalance हुई होगी या कुछ. But you like flaunted there also with the flying kiss and No, everything. I was very happy how the show went in Yeah. the end, with the applause and the appreciation that we got Yes. from everybody. तो हमारा एक ही टारगेट था कि हमें बहुत शालीनता से फैशन हाँ. को प्रोजेक्ट करना था with a lot of grace and elegance. और वो हर एक मॉडल ने, जितनी भी 55 मॉडल्स हमने ट्रेन की थी, उन सब ने उसे बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से रैंप पे संजोया. तो वो जो लास्ट वॉक Last हमारी वो टीम मसाला. की थी, वो विक्ट्री वॉक थी कि Victory yes we walk did थी. it. Yes, that's nice. Thank you. So रितु जी, अब हम आपसे सवाल करते हैं. इवेंट डे की रियलिटी बतानी है आपको. प्रेजेंटिंग पार्टनर का स्ट्रेस ज्यादा होता है या डिजाइनर का? डिजाइनर का. Okay. Fashionable thing you saw backstage other than model or garments? अल्पादी. She was fashionable. Wow, Yeah. very nice. Myth or fact? Presenting partners only sit and watch. Sit and watch. Yeah, you people never come on backstage to see क्या हमारे पीछे हो रहा है. Okay. One word for Sandook season 3 backstage brand energy. Awesome. Awesome. That's nice. Biggest presenting partner fear? Delay in show or delay in announcement? क्या सबसे बड़ा fear है? Delaying show. Right. Right ना? That's true. Yeah. मतलब show delay हो गया तो announcement Yeah. कहाँ ही बचा है इसके बाद. Okay. Fun one. Event day के लिए. More selfies or more hi hellos? क्या ज़्यादा हुआ? More selfies. Oh wow. That's good. Thank you. So रेणुका जी, same thing. 5 questions on you और आपको उसके जवाब देने हैं जल्दी. So पहला सवाल yes or no है. Ever felt pressure to look ramp ready even though you were an associate and not a model? No. You didn't feel pressure. I give you the pressure. Did you need to look? You need to look better than the models. Okay. नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ. Okay. फिर से बताइए. Ever felt pressure to look ramp ready even though you were just an associate and not a model?
हाँ, एक्चुअली मेरा नेचर नहीं है प्रेशर लेने का, इसलिए आई नेवर दैट्स नाइस। मतलब मैं तो पैदा ही सुंदर हुई थी, क्या कहूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या कहूँ। एक्चुअली पहले बहुत प्रेशर लेती थी, ऐसी बात Okay. नहीं है, बट Eventually with the time, learnings. ये जरूर डालना। Okay. Okay. More chaotic for you. हाँ जी, हाँ जी। डेकोसिमेट्री ब्रेकिंग और मॉडल लाइनअप ब्रेकिंग, क्या आपके लिए ज्यादा chaotic है कि डेकोरेशन का सिमेट्री बिगड़ रहा है या मॉडल्स का लाइनअप बिगड़ रहा है? क्या परेशान करता है ज्यादा? मॉडल्स का, क्योंकि आप जो देखने आए हो मॉडलिंग खराब होगी तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। नाइस। शो पे ध्यान दो, भी पैसे भी दिए हैं एज एन डेकोर एसोसिएट। तो किसी और का है, डेकोर तो किसी और का है। अभी डेकोर तो किसी और ने किया है, छोड़ो, जाने दो उसे। ओके, मिथ और फैक्ट, इंटीरियर्स वाले सिर्फ सेटअप देखते हैं, शो ड्रामा नहीं। नहीं, इंटीरियर्स वाले देखा, वो भी देखा, बट जब हम गए थे वहाँ पे तो शो देखने गए थे, मॉडलिंग। फिर ड्रामा देख कर आए। फोकस चेंज किया ना हमने। अच्छा, ओके। बिजनेस ओनर मूवमेंट, एवर सेड ये लाइट ठीक करो वरना मेरी ब्रांड फोटो खराब लगेगी? कभी ऐसा कहा आपने? नहीं नहीं, अब जो आ गई। आपने तो कहा ना, मतलब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। मुझे कुछ जरूरत नहीं लाइट। नेचुरल नेचुरल। वन वर्ड फॉर संदूक का बैकस्टेज वाइब। बहुत ही पॉजिटिव था और अदा थी। वाओ, कहते हैं अदा थी। वाओ। सो गर्ल्स, ये सब आपके लिए कि आप सब बहुत अमेजिंग लग रहे थे, आप सबकी अदा बहुत निराली थी। एंड क्या कहने, पति से पूछ लेना बाकी। ओके, फन वन, बिगर चैलेंज, मैचिंग कुशन्स और मैचिंग आउटफिट्स, क्या ज्यादा बड़ा चैलेंज है? मैचिंग आउटफिट्स नेचुरली, क्योंकि कुशन्स तो आप एक बार बना दिया, वो इजी है ना इंटीरियर्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब यू आर सेइंग इंटीरियर्स इजी है, कुशन्स मैच कर लेना आपके लिए इजी है। ओके। एज एन एसोसिएट पार्टनर, इवेंट डे स्ट्रेस क्या था, ब्रांड विजिबिलिटी या सेल्फ विजिबिलिटी विद मॉडल्स? ब्रांड विजिबिलिटी, क्योंकि आप उनके लिए गए थे। वेरी नाइस, थैंक यू। सो मंजू जी, now you have to shine like a diamond for these questions. Okay, so पहला सवाल है yes or no. फैशन शो देखकर कभी सपना देखा अपना ज्वेलरी फैशन इवेंट करने का? Yes. वाओ, हम सब इनवाइटेड है ना? Yes. As a partners? Okay, अब तो हम ऐसे ही आ जाएंगे। मॉडल्स हो भैया। Thank you. कुछ ज्वेलरी पहना के। Thank you so much. Okay, pick one. As a jewelry business woman, आइस किस पर ज्यादा गई, मॉडल आउटफिट या उनके ज्वेलरी गेम पे? दोनों पर, दोनों। क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दिल तो एग्जाम है। वेरी नाइस, टू गुड। सो फैशन इवेंट अटेंड करके क्रिएटिव आइडिया ज्यादा मिले या कंपैरिजंस? क्रिएटिव आइडियाज ज्यादा मिले। वेरी नाइस। एवर थॉट बैकस्टेज ये शो इतना शाइनी है, मुझे भी रैंप पे होना चाहिए था? यस, ये तो मेरे को बहुत बार आया। मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल है, उसको ही मैं करूंगी नेक्स्ट टाइम। वाओ, सो अगली मॉडल भी आपके लिए रेडी है? ओके, उनके हस्बैंड ने बोला भी था उसको, उस दिन हम आए थे, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो खैर उसमें थी। वेरी नाइस। वन वर्ड फॉर संदूक सीजन 3, बैकस्टेज एनर्जी फ्रॉम द पार्टनर्स आई। पार्टनर्स है, मतलब पार्टनर की नजर से बैकस्टेज के लिए आपकी क्या विजन थी? ओके, वन वर्ड फॉर संदूक सीजन 3, बैकस्टेज एनर्जी फ्रॉम द पार्टनर्स आई। इट्स अ ब्यूटीफुल शो। वेरी नाइस। फन वन, बिगर स्ट्रेस, परफेक्ट सेल्फीज और परफेक्ट स्पॉन्सर प्लेसमेंट? परफेक्ट स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट। Very nice. Done. Thank you. So this was the wrap for this show. And अब हम sorry. Thank you. So this was the wrap. और बहुत ही मजा आया इन सब के फायर क्वेश्चंस और फायर आंसर्स सुनने में। हमें बहुत सारी बातें हमें पता पड़ी कि बैक स्टेज क्या क्या हुआ। कहीं पे पिन के लिए चिल्लाया गया, तो कहीं मॉडल को पुश करके स्टेज पे ले जाया गया, तो कहीं पीछे ग्लैमर की इंडस्ट्री को देखते हुए ये भी सोचा गया कि यार मुझे भी यहाँ होना चाहिए था। संदूक ये बस एक थीम नहीं था, ये एक एहसास था, वो विरासत जो कपड़ों में लिपटी हुई थी, वो कहानियां
जो रैंप पर सजी। आज दिव्य फल ने ये प्रूव कर दिया कि कॉट्योर सागा जैसे बड़े इवेंट सिर्फ तभी पावरफुल और सक्सेसफुल हो सकते हैं जब उसमें पास्ट की वार्मथ और प्रेजेंट का ग्लैमर दोनों एक साथ मिल जाए। डिजाइनर का विजन, डायरेक्टर का डिसिप्लिन और पार्टनर्स का ट्रस्ट, यही ट्रायो एक शो को इवेंट बनाता है और लेगेसी बना के आगे लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्मॉल टाउन का टैलेंट अब छुपा नहीं है, चमकने के लिए तैयार है। To all my guests, thank you for opening संदूक with us. Thank you for telling your story and thank you कि आपने वो कहानियां हमारे साथ दोहराई, आपने वो विजन हमारे साथ दोहराया जो संदूक लेकर आया था। और उन सब के लिए thank you so much for watching this show. This is Simran signing off from Sandook विरासत से फैशन तक, where heritage meet high fashion and story meets the spotlight.